वंदे मातरम के लिए दो विद्यार्थी हैं, सहेली दास और ऋषभ बनर्जी। उनसे आग्रह करूंगा कि वंदे मातरम के लिए आए। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खर करवाले अबोला केनु मां एतु बोले बहु बल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। जी आयानु, सत श्री अकाल। आपका बहुत लंबे समय से चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन इंतजार कर रही थी और आज ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूरे देश के जो पत्रकार हैं, और ये केवल पत्रकार नहीं है, ये अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो लीडर्स हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लीडर हैं, वो लोग हैं। तो एक एक व्यक्ति है, वो एक बड़ी पत्रकारों की जो बिरादरी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि ये हमारे जो आज कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनमें से स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 21 चुने हुए सदस्य हैं वो हैं। तो ये लगभग पूरे देश की जो पत्रकार बिरादरी है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और आपका लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे। और इससे पहले 2001 के अंदर भी चंडीगढ़ के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। 20 साल के बाद हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 2019 में हमने बाइनियल कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने, वो चंडीगढ़ में आयोजित की है। तो मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आप यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल सामने हैं, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर बद्र है, उनका एक शेर है। तो ये आप 2 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। एक बहुत अच्छा पत्रकारिता और जो पत्रकारिता को लेके जो मुद्दे चलते हैं उनको लेके एक बड़ा गंभीर विचार विमर्श होगा, जैसा NUJ की नेशनल एग्जीक्यूटिव में चलता है, ऐसे ही हम सबको उम्मीद है। और एक इसके साथ आज एक बड़ा अच्छा संयोग ये बना है कि हमारे बीच में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ये इससे पहले 2002-2003 के अंदर तिरुपति में अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, उसमें भी हमारे बीच के अंदर थे। उस समय केंद्रीय मंत्री थे और मुझे ध्यान है कि मैं और चंडीगढ़ के हमारे बहुत सारे साथी तिरुपति में शामिल हुए थे उस बैठक के अंदर।
लक्ष्मण उपाला जी उस समय आंध्र के प्रेसिडेंट थे, एनयूजे की जो यूनिट है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर किया है। और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और दत्तात्रेय जी है वो उस समय हमारे साथ है, वो रहे थे उस बैठक के अंदर। जो लोग गए होंगे देश के अलग अलग हिस्सों से, अगर अभी यहाँ है तो उन्हें वो सारी की सारी याद होगी मतलब। और दत्तात्रेय जी पत्रकार और पत्रकारिता, और खासकर मतलब मैं ये कहूँगा कि पत्रकारों की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको लेके बहुत गंभीर और संवेदनशील है वो रहे हैं। इससे पहले मोदी गवर्नमेंट के अंदर उनके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका इंडिपेंडेंट चार्ज है वो रहा है। और बहुत जैसे संघर्षों में से जो निकले हुए नेता हैं, जो तपे हुए नेता हैं, उनमें से एक है। मैं जो मेरी जो जानकारी इनके बारे में है, जो इधर से पता की है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ दत्तात्रेय जी जुड़े रहे हैं। 1965 में संघ के संपर्क में आए, और उसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय मीसा के अंदर है, उस समय जेल के अंदर है, वो लंबे समय तक रहे। देश में बड़ी संख्या में 1 लाख से अधिक लोग हैं, वो उस समय देश की विभिन्न जेलों में थे, उसमें दत्तात्रेय जी भी थे। और वो जो एक लोकतंत्र का जो संघर्ष था उसमें कुंदन बनकर जो लोग निकले उनमें दत्तात्रेय जी भी थे मतलब। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि ये एनयूजे है उसका गोल्डन जुबली ईयर है। 50 साल एनयूजे को बने हो गए हैं। 1972 में एनयूजे की स्थापना हुई, और उस समय के जो मीनाक्षी सुंदरम जी जैसे, श्याम खोसला जी और अच्युतानंद मिश्र जी, ये KN गुप्ता जी, ये सारे जो बड़ा राष्ट्रवादी अखबार था उसको बंद कर दिया गया उस समय में। हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी थी, उसको बंद कर दिया गया। और उसके साथ इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे पत्रकार हैं सड़कों पर आ गए, और उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो जेलों में भी गए, मतलब जिनको और अलग अलग तरह से तंग किया गया। तो वो उसी इमरजेंसी का पीरियड था जिसमें दत्तात्रेय जी भी जेल में रहे। और उसके बाद फिर बीजेपी में वो अलग अलग पदों के ऊपर उन्होंने काम किया। वहाँ जो स्टेट यूनिट है उसके प्रेसिडेंट रहे, और सिकंदराबाद से लोकसभा में चुनकर है वो आते रहे। तो आज उनका हमें मार्गदर्शन है वो प्राप्त होने वाला है। और मुझे लगता है भाई इस सारे में कि जो लोकतंत्र है उसकी लड़ाई में पत्रकारों का योगदान, और क्योंकि दत्तात्रेय जी है उनका अपना भी उसमें जीवन है वो बीता है, तो वो एक आपस में किस तरह से एक समन्वय करके, तालमेल करके है वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा सकती है, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ये आज हम सारा विचार विमर्श में निकल कर आएगा, और दत्तात्रेय जी का उसमें मार्गदर्शन हमें है वो प्राप्त होगा। मैं एक और आपसे मतलब है बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि उसमें से हमारे कुछ साथी तो चंडीगढ़ में पहले आए हैं, कुछ नए भी होंगे मतलब है। तो चंडीगढ़ ये एक ऐसी भूमि है जो सरस्वती नदी है उसके बिल्कुल तट के ऊपर है, वो स्थापित है। सरस्वती नदी जो आज कहा जाता है कि विलुप्त हो गई और हरियाणा सरकार उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, उसकी 5 जो मुख्य धाराएं थी उसमें से एक जो सबसे बड़ी धारा थी वो घग्गर थी। और वो जहां हम बैठे हुए हैं इससे केवल 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, वो घग्गर आज भी बहती है। सरस्वती की धारा जो प्रवाहित होती है, जो ट्रिब्यूटरी थी, वो आज भी हमें यहाँ चंडीगढ़ के साथ है वो दिखाई पड़ती है। और ये वो भूमि है जहाँ पर वेदों की रचना हुई। और ये पूरा जो क्षेत्र है जो पंजाब है, पंज आब यानी कि 5 नदियों का जो क्षेत्र है, पंज दरिया भी इसे कहा जाता है, वो क्षेत्र है जिसमें सरस्वती भी एक नदी थी, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु था, 7 नदियां थी जिसमें सरस्वती भी एक नदी थी। तो वेदों की रचना इस क्षेत्र के अंदर हुई। तो ऐसी भूमि में आज हमें बैठने का और मिलने का, विचार विमर्श का सौभाग्य है।
वो प्राप्त हो रहा है। और ये सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनकी भी भूमि है, मतलब है। और ये इस क्षेत्र में सिख धर्म है उसका जिस तरह से बोलबाला प्रचार है, वो सब हमें अब 2 दिन हम जब रहेंगे तो हमें अनुभव है वो करने को भी प्राप्त होगा। पंजाब के जो हमारे साथी आए हैं उनसे बातचीत करेंगे तो कई नई जानकारियाँ हैं वो भी प्राप्त होंगी। तो ऐसे चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन चंडीगढ़ में जो ये कार्यक्रम कर रही है, तो इसमें हमें खुशी है कि हमें ये मौका मिला है। और मैं चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अमरनाथ दीपक वशिष्ठ है, उनसे आग्रह करूंगा कि औपचारिक अभिनंदन के लिए राज्यपाल महोदय का और आप सबका है वो मंच के ऊपर आए। दीपक जी। धन्यवाद भाई साहब। मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरा दायित्व भी है कि आप सबका औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों तरह से धन्यवाद करूं। सबसे पहले मैं हरियाणा के राज्यपाल महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने छोटे समय में हमने उनसे संपर्क किया और थोड़े से ही समय में हमें हमारे कार्यक्रम में आना उन्होंने स्वीकार किया। माननीय राज्यपाल जी के बारे में भाई साहब पहले बता चुके हैं हरीश जी। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश पड़ोस का ही राज्य है, वहाँ के भी गवर्नर रहे और सिकंदराबाद से 3 बार सांसद रहे। और जैसे बताया गया है कि हमारा एनयूजे के साथ भी उनका बहुत 3 दशक पुराना संबंध है। और आप सबको एक क्योंकि आप बाहर से ज़्यादा हैं, लोकल थोड़े कम हैं यहाँ पे पत्रकार, तो उनके लिए भी आश्चर्य का विषय हो सकता है कि मेरा 30 वर्ष का पत्रकारिता का जीवन रहा है चंडीगढ़ के अंदर और इतने सक्रिय राज्यपाल मैंने अपनी जीवन में नहीं देखे। उनकी सक्रियता आपको अखबारों से और उससे यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके लगातार मार्गदर्शन करना यूनिवर्सिटीज का, वहाँ की फैकल्टीज का, तो वो मतलब एक अपने आप में मेरे लिए भी बड़ी अद्भुत वो चीज़ थी कि वो किस तरह से प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, कभी देखता हूँ रोहतक में गए हैं महामहिम, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी, तो उनका अपने राजभवन में शायद कम समय लगता है, राजभवन से ज़्यादा बाहर राज्य के लोगों का, राज्य की शिक्षा के मामले में, क्योंकि विज्ञान से स्नातक भी हैं, तो वो शिक्षा के प्रति जो रुचि है और दायित्व भी है उनका और रुचि भी है, उसको वो बखूबी अपने हमारे हरियाणा राज्य में निभा रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से, मतलब हम भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और शिक्षण का कार्य भी इसी तरह का है, तो मैं उससे तुलना करते हुए लगता है कि वो हमारी ही बिरादरी का मार्गदर्शन करने के लिए हमें ये सौभाग्य मिला है कि वो आज हमारे बीच में है। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा मनोज मिश्रा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। जनसत्ता में एक लंबी पारी खेलने के बाद आप में अगर टीवी के प्रति अभी भी किसी का कोई आकर्षण है, जिस तरह का चल रहा है टीवी के अंदर, तो उसमें आपको मनोज मिश्रा जी गाए बगाए वहाँ पे चर्चा के अंदर और राजनीतिक चर्चा के अंदर और गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए आपको गंभीर वक्ता के रूप में दिखाई देंगे। मतलब टीवी के ऊपर जिस तरह के मतलब वाक योद्धा मतलब लगते हैं, उन वाक योद्धाओं की तरह वो नहीं, मतलब बड़े संतुलित भाव से और बड़े आराम से अपनी स्पष्ट बात कहने में उनकी विशेषज्ञता है। तो ऐसे मनोज जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरेश शर्मा जी का, भोपाल से हैं, लेकिन आप में से शायद कईयों की जानकारी में होगा और कईयों की में नहीं भी होगा, मूलतः वो हरियाणा से ही है, महेंद्रगढ़ से हैं आपने सुरेश जी।
और वहाँ पे भोपाल में जाके उन्होंने पत्रकारिता में एक अच्छा नाम कमाया। स्वदेश करके एक समाचार पत्र था पहले, उसमें थे, और अब अपना शिखर वाणी करके एक बड़ा स्थापित वहाँ का भोपाल का समाचार पत्र है, उसका काम देख रहे हैं। साथ ही मैं हमारे जो देश भर से पत्रकार बंधु आए हैं, क्योंकि एक लंबे समय से कोरोना की वजह से गतिविधियां आमतौर पे ठप हो चुकी थी, मतलब पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर। और ऐसे में जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और वो भी मिलके, क्योंकि बीच में ये जो 2 साल का लगभग समय रहा है, इसमें वर्चुअल तो हमारी बातचीत होती रही, लेकिन आपस में बैठ के मौका है ये नहीं मिला था। तो उसके लिए मैं हमारी राष्ट्रीय जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे चंडीगढ़ को ये मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम को करें। तो मैं मतलब आप सभी बाहर से आए, कोई 1 दिन, कोई 1.5 दिन से, कोई रेल से, कोई हवाई जहाज से आया है, तो उनको कष्ट तो रहा होगा, थोड़ा सा सर्दी का समय भी हो गया है, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे काल में, जिस समय में लोग एक दूसरे के घर जाने से डर रहे थे, ऐसे में आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का मन बनाया और आए भी। उसके लिए मैं आपका बड़े दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये जो निटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, उनके डायरेक्टर यहाँ पे पटनायक जी, वो आज मौजूद नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, वो अवकाश पे है। तो क्योंकि वो हम जब भी उनके पास किसी अपने इस आयोजन के लिए, पहले भी हमने आयोजन किया था 4 साल पहले, तो उनके पास जब भी जाते थे तो उनको हमेशा उनका पूरा हमें मतलब समर्थन, सहायता वो मिलता रहा है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में यहाँ के एक अधिकारी हैं गोयल जी, वो हमें रात के 10 बजे भी अगर हम उन्हें फ़ोन करें तो वो हमारे फ़ोन को अटेंड करते हैं और हमारी जो भी समस्या होती है उसको समय पे भी उसका हल निकालते हैं। तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और बार बार मैं आपका फिर दोबारा सबका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। तो दीपक जी ने अभी वो जैसा कोरोना और पेंडेमिक है उसका उल्लेख किया, और हमारे में से जो साथी यहाँ बैठे हैं उनमें से भी कई उस कोरोना के काल में कोविड से पीड़ित रहे। उसमें दीपक जी भी शामिल हैं और हमारे में से और भी कई साथी हैं जो पीड़ित रहे, और हमने अपने कई जो साथी हैं उनको इस दौरान है वो खोया भी है। एक युद्ध था ये, और उस युद्ध में हमारे कई साथी हताहत भी हुए। हम बहुत तरह के जो चैलेंज हैं उनसे निपटते हैं, चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। तो ये भी एक चुनौती थी जिसको पत्रकारों ने बखूबी निभाया, और उसमें जो अपना योगदान भी दिया और अपनी जो शहादत मैं कहूँगा वो शहादत भी हमारे में से कई लोगों ने उसमें दी है। तो ऐसे सभी साथियों को नमन है। और हम सब ने वो सुना होगा, क्योंकि पत्रकारिता का जो विद्यार्थी है, पत्रकारिता जिस दिन पढ़ना शुरू करता है तो उसको एक जो पद्य है वो जरूर सुनाया जाता है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जहाँ तोप मुकाबिल हो वहाँ अखबार निकालो। और अब मुझे लगता है काफ़ी समय से वातावरण ऐसा बदला है कि जहाँ अखबार मुकाबिल हो, यानी कि अखबार यहाँ मीडिया के लिए है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी शुरू हो गया, जहाँ अखबार मुकाबिल हो वहाँ तोप निकालो। तो पिछले लंबे समय में वो हमने देखा, बहुत हमारे जो पत्रकारिता करते हुए जो साथी है जिनकी हत्या हो गई, जिन्हें अलग अलग तरह से सत्ता के या जो माफिया है उसका शिकार है वो बनना पड़ा। और उसमें मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे क्षेत्र में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं
उनको कोई 5 दिन पहले है ये कहा कि आप जो पत्रकार है मारे गए हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे कोरोना से हुई, चाहे माफिया की वजह से हुई, या कहीं सरकारें हैं उनके कारण हुई। पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारे पत्रकार हमारे वहाँ पे इस तरह से शहीद हुए जो हमारे पड़ोस में। तो ऐसे लोगों के लिए आप हर जिले में एक कोर्ट के अंदर है एक कार्यक्रम करें, और इस पंजाब हरियाणा के अंदर है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा कार्यक्रम किया और पत्रकारों को ऑनर किया, वो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको अंडरलाइन किया। तो ये एक खुशी की बात है। तो इस मौके पे मैं हमारे NUJ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री अशोक मलिक जी, और साथ में दूसरे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लक्ष्मण उपाला जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो राज्यपाल महोदय हैं उनका श्रीफल और शॉल देकर है अभिनंदन करें। मलिक जी और उपाला जी। तो मैंने अभी उपाला जी से पूछा था कि दत्तात्रेय जी तेलुगु भाषी हैं, तो तेलुगु में वेलकम है उसे क्या कहा जाता है? तो उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, आफवा नामो। तो उनका स्वागत है। और मैं राज्यपाल जी के बारे में एक और बढ़िया, जो दीपक जी ने थोड़ा सा जिक्र भी किया, वो कल मुझे हरियाणा से एक पत्रकार हैं, जब उन्हें पता चला भी NUJ की कल से बैठक हो रही है, तो उनका शाम को एक फ़ोन आया मुझे, और उन्होंने कहा कि ऐसा है वो राज्यपाल जी वहाँ अपने कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से आप एक बात वो रखिएगा। और कहते मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये वैसे राज्यपाल नहीं है जो केवल रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं, मतलब ये बहुत एक्टिव राज्यपाल हैं, जो एक बार चाहेंगे वो सरकार से करवा भी देंगे, मतलब। तो भाई ये मुझे मतलब सुनकर मुझे पहली बार पता चला कि राज्यपाल जी इस तरह से हरियाणा के अंदर एक्टिव है। दीपक जी ने अभी मतलब है बताया भी, मतलब। अब मैं श्री जितेंद्र अवस्थी जी, इस समय हमारे NUJ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मनोज मिश्रा जी हैं, उनको शॉल और श्रीफल देकर है उनका अभिनंदन करें। अवस्थी जी। मैं श्री अवतार सिंह जी हैं, वो इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन में जो सबसे सक्रिय जो हमारी टीम है उसमें है, अलग अलग पदों पर रहे हैं। वो श्री सुरेश शर्मा जी हैं जो महासचिव हैं NUJ के, उनको शॉल और श्रीफल देकर है उनका अभिनंदन करें। हम सब कलम के सिपाही हैं वो कहे जाते हैं। अब वैसे ना कलम रही ना पेन रहे, अब कंप्यूटर्स और जो माउस है हम शायद उसके सिपाही है वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बारे में जब कहा जाता है तो वो कलम शब्द है उसका इस्तेमाल है वो जरूर किया जाता है। तो उसी में कुछ पंक्तियां हैं। मेरे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है, मेरे हाथ में सोने की नहीं सरकंडे की कलम है, सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं है, सरकंडे की कलम खूबसूरत नहीं है, पर यह सही लिखती है, वह विरोध के मंच भी लिखती है। वो हम कहीं किसी के बारे में अगर थोड़ा सा विरोध में लिख दें तो बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, और कई बार लगता है कि विरोध सहने के लिए, सही बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, पर उनके पास ताकत है और हमारे पास कलम है। दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति अपार? तो हम वो सारा जो काम है एक मन में जो भाव है उसकी वजह से ही कर पाते हैं। हमारे में से कोई भी कोई बहुत बड़ा बॉक्सर या बहुत बड़ा रेसलर है वो नहीं है,
लेकिन हमारी जो ताकत है वो जो हम लिखते हैं वो शायद बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं उनको भी झुका जाती है। मैं इस 2 दिन की जो बैठक है उसमें क्या क्या विषय आने वाले हैं और देश में एनयूजे की कैसी गतिविधियां चल रही हैं वो एक बार सबके सामने आए, तो महासचिव सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर एनयूजे का परिचय भी दें और साथ में जो गतिविधियां हैं उनके बारे में भी प्रकाश डालें। श्री सुरेश जी। आदरणीय हरेश वशिष्ठ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे एनयूजे का जो अभी तक का लेखा जोखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में और मीडिया के लिए क्या किया है, ये बताने का मौका दिया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की राष्ट्रीय कार्य समिति में हम सबके मार्गदर्शक और एनयूजे परिवार के मुखिया के रूप में हमेशा आशीर्वाद देने वाले हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी, मेरे अध्यक्ष श्री मनोज मिश्र जी, चंडीगढ़ यूनिट के अध्यक्ष अमरनाथ वशिष्ठ जी, महासचिव पुंडीर जी, हमारे 2 वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री उपाला लक्ष्मण जी और अशोक मलिक जी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय देश का जो क्रीम प्रतिनिधित्व है, जो विभिन्न संगठनों में, मैं महामहिम जी को वो सूची दे रहा था कि 13-14 राज्यों का लगभग हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व है आज। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अधिकांश पदाधिकारी, जिसमें शायद 1-2 रास्ते में हैं, अन्यथा ऑल ऑफिस बियरर जो हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। 13 राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री या उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। तो मुझे ये कहने में बड़ा गर्व है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया जो 1972 में बना था और ऐसे महान विभूति पत्रकारों ने जो है उसका गठन किया था, और गठन भी इसलिए किया था कि देश में वामपंथी पत्रकार संगठन का बोलबाला था और आपातकाल तक या इससे पहले या इस प्रकार के ट्रेड मूवमेंट जो चले उसमें वामपंथी आइडियोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हुए बातें रखी गई। तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, मैं समझता हूं कि जब हम उनका नाम ही लेते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, ऐसे दिग्गज पत्रकारों ने एक बैठक की और मुझे जहाँ तक ध्यान है हिंदुस्तान समाचार के काफ़ी उसमें नेता हमारे और जो सीनियर जर्नलिस्ट थे वो शामिल थे। उन्होंने ये तय किया कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि नेशनलिस्ट जो है जर्नलिस्ट और नेशनल यूनियन का समावेश, तो वो संगठन बनाया। 97 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत, और ये तय हुआ कि उसको एक फेडरेशन के रूप में हम चलाएं। और फेडरेशन का जब विस्तार हुआ तो मुझे ये आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहाँ हमने संगठन की दृष्टि से 5 जोन बना रखे हैं। तो 5 जोनों का प्रतिनिधित्व है, जो डिविजन्स हमने नेशनल वाइज बनाए हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको और बेहतर रन कर सके। तो सभी डिविजन्स के जो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ है, लगभग मैं जैसा कह चुका हूँ 13 राज्यों का जो है। प्रदेशों में काम करने वाले हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का भी प्रतिनिधित्व है हमारे यहाँ, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरल का भी प्रतिनिधित्व है। जम्मू और कश्मीर का भी प्रतिनिधित्व है। जम्मू और कश्मीर हमारे 2 यूनिट्स हैं, केरल और जम्मू कश्मीर, जो हमारे कार्यकाल में एफिलेट हुए हैं। तो जम्मू और कश्मीर के फजल उल हक आए हैं, ये सामने बैठे हैं मित्र हमारे, और मनु भारत जो हैं वो केरल से आए हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं। चूँकि बाकी सब लोग पहले हमसे जुड़े थे इसलिए मैं उनके नामों का उल्लेख करके आपके समय में ज़्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कराया था और राष्ट्रीय अधिवेशन वो 2008 में हुआ था। लक्ष्मण जी, जहाँ तक मैं ठीक हूँ
क्यों पी के राय जी उस समय अध्यक्ष चुने गए थे और मैंने आपको उस समय उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में देखा था 2008 में। और 2008 के उस कार्यक्रम के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि आपने जिस तरह संबोधन दिया और जिस तरह से लक्ष्मण जी सहित हम सब लोगों को प्यार दिया, उससे मुझे ये लगा कि आप हमारे एक प्रकार से संरक्षक हैं। आपने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारा संगठन लगातार फलता फूलता रहा, लगातार बढ़ता रहा। आज मुझे ये बताने में भी प्रसन्नता है कि देश के 19 राज्यों में हमारा जो सांगठनिक ढांचा काम कर रहा है, जिसमें 2 राज्य केवल, एक छत्तीसगढ़ और एक तमिलनाडु ऐसे हैं जहां एडॉक कमेटी है। अदरवाइज सारे स्टेट्स में हमारी स्टेट यूनिट्स हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट तक विस्तार है। ये एक जो सांगठनिक स्वरूप है और मैं समझता हूं कि जिस पृष्ठभूमि से आप हैं माननीय महामहिम जी, उसी पृष्ठभूमि में आधे से ज्यादा लोग, मैं समझता हूं 75% लोग उसी पृष्ठभूमि से, उसी विचार से आए हैं और वो ही हमारा काम करने का, संगठन में काम करने का तौर तरीका है। ये कहने में भी मुझे आपके समक्ष कोई जो है गुरेज नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसके बाद मुझे कहा जाएगा कि आपको ये नहीं बोलना था, लेकिन चूंकि मुझे बोलना है ऐसा मैंने मन बना रखा था। हमारा 2015 से 17 तक हमारा कार्यकाल बहुत सुंदर रहा, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोग रहे। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, उस मूवमेंट में कुछ ऐसे तत्व आ गए जिनका पत्रकारों के वास्तविक स्वरूप का लाभ हो, इसका कोई लेना देना नहीं था। वो उससे आर्थिक हित संवर्धन करना चाहते थे अपने। ऐसा केवल एनयूजे में था ऐसा नहीं है। जो बाकी के 3 और ट्रेड यूनियन हैं जो पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे ये भी कह सकता हूं कि वो पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अंदर भी ऐसे तत्वों का जो है प्रवेश हुआ और उन्होंने उसमें तोड़फोड़ करके और पत्रकारिता आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे तत्व हमारे यहाँ भी हैं जिन्होंने जो है आर्थिक अनियमितताओं के करने के बाद जो है हमारे यहाँ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं सामने सभा कक्ष में बैठे मेरे मित्रों को देखता हूँ तब मुझे ये लगता है कि उन सब के वो प्रयास विफल हो गए जिससे एक राष्ट्रवादी पत्रकार आंदोलन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था। वो प्रयास लगभग खत्म हो गया और हम अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ गठन हुआ, पूरे देश भर में हमारा काम हुआ, हमारे अधिवेशन हुए और मैं जब एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अधिवेशन में जाता था तो मुझे सबसे बेहतर बात ये लगती थी कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो डेस्क पर लीडरशिप बैठी होती थी, उसके सामने की जो लीडरशिप होती थी वो बाकायदा संविधान की प्रति यूं हाथ में लेकर के और कहते थे नहीं, संविधान में ऐसा लिखा है, आप बताइए इसका क्या किया जा रहा है। यानी कि पत्रकारों के हितों के लिए जो हमने गाइडलाइन तय कर रखी है उसी गाइडलाइन के अंतर्गत हमारे यहाँ काम हुआ। आगरा में डिक्लेरेशन अभी मुझे अशोक मलिक जी ने भेजा। आगरा में हमारा पत्रकारों का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, किस प्रकार की पत्रकारिता हमको करना है, किस प्रकार से हमको आगे पत्रकारों के भावनाएं पैदा करना है। अभी मैं दोनों मित्रों को मैंने सुना, वशिष्ठ जी को भी और हरीश भाई को भी, दोनों ने ही इस बात की चिंता व्यक्त की है कि पत्रकारिता में कुछ जो प्रेशर है वो पत्रकारिता में प्रेशर है। और मैं इस प्रेशर के पीछे केवल एक लाइन कहता हूं कि हम जो है जो न्यूज के लिए दौड़ा करते थे, न्यूज के लिए हम फिर से दौड़ना शुरू करें। जो ट्वीट के पीछे जो दौड़ने की प्रवृत्ति पत्रकारों में आ गई है उसने हमारी पत्रकारिता को बड़ा भारी डैमेज किया है। इसलिए आप ट्वीट के खेल से बाहर निकल करके पत्रकारिता जो वास्तविक हमारी खबर के लिए दौड़ने की हुआ करती थी उसका जो है आपसे अनुसरण करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से, ये एक और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम 50वीं हमारी जो है वर्षगांठ है, स्वर्ण जयंती वर्ष में हम प्रयोग उसमें जा हैं और मुझे ये कहते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि जब हम सब लोग बैठे और हमने कहा कि हम स्वर्ण जयंती के लिए एक समिति बनाते हैं तो कौन कौन जो है उसके अंदर, तो जब मैं नाम लिखने बैठा महामंत्री के नाते तो मेरे सीनियर्स ने जो मुझे नाम बताए तो मुझे भी ये लगा कि क्या ये विभूतियां हमारे साथ बैठ करके स्वर्ण जयंती आयोजन की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें अच्युतानंद मिश्र हैं, राम बहादुर राय हैं, ऋणम्य कार्लेकर जी हैं, जिसमें के.एन. मलिक साहब हैं, के.एन. गुप्ता साहब हैं। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक अपने कार्यकाल में जो पत्रकारिता को जो एक दिशा दी है, पत्रकारिता का एक वातावरण बनाया है, ऐसे महत्वपूर्ण लोग। यदि बलबीर पुंज जी जो है हमारे महासचिव रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य थे, प्रभात झा जी हमारी इस समिति के मेंबर हैं,
जो राज्यसभा में 2 बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करा उन्होंने, और वो तो इस प्रकार की विभूतियों ने हमारे साथ जो है स्वर्ण जयंती आयोजन में। और जब हमने स्वर्ण जयंती आयोजन का कार्यक्रम किया तो हमारे राजेंद्र शर्मा जी भोपाल में है, स्वदेश समाचार पत्र जिसका उल्लेख किया था, मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो समाचार पत्र है, और मैंने वहीं से ही अपनी पत्रकारिता प्रारंभ की थी। तो वो राजेंद्र शर्मा जी सहित हमारे लक्ष्मण जी भी थे, अशोक जी भी थे, बाकी सारे लोग उसमें बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने स्वर्ण जयंती का आयोजन करने, लेकिन कोरोना काल था जिसके अंदर हम रूबरू बैठ करके वो कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। लेकिन 23 जनवरी 2022 को वो वर्ष समाप्त होगा, और मैं आज की बैठक के बाद इस विश्वास के साथ अपने घर जाऊंगा कि हम स्वर्ण जयंती का एक बड़ा आयोजन देश भर में, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अनेकों राज्य यूनिटों ने, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार विशेष रूप से मैं इनका उल्लेख करूंगा, जिन्होंने स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत अपने काम किए। और इसका हमने उसी समय 2-3 चीजों का तय किया, 2 बार 3 बार हमारे कार्यक्रम हुए, और उन कार्यक्रमों में हमने ये तय किया कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे स्वर्ण जयंती आयोजन वर्ष को भी जो है उसका लाभ लेंगे, और मुझे लगता है कि हम पूरे देश भर में इस सारे आयोजनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। अंत में मैं महामहिम महोदय का आभार व्यक्त करते हुए इस बात को कहना चाहूँगा कि NUJ-I वो संगठन है जिस संगठन की आज देश को जरूरत है। मैं यहाँ एक राजनीतिक टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो निश्चित रूप से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं NUJ के महासचिव के रूप में मानूं या न मानूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यदि देश की आज़ादी के समय 2014 के बाद बनी सरकार की नीतियां अपना ली जाती तो हमारा देश आज अमेरिका और रूस से अधिक ताकतवर महाशक्ति होता। आज मैं ये कह सकता हूं कि यदि NUJ-I जो नीतियां लेकर के चल रही है, वो नीतियां इन विघ्न संतोषी तत्वों के कारण प्रभावित न होंगी, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता आंदोलन एक बार फिर से बहुत तेजी से आगे सामने आएगा। और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कल शाम को जब हम जाएंगे तो इसी संकल्प के साथ जाएंगे कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता आंदोलन जैसे बंडारू दत्तात्रेय जैसे नेताओं ने हमें आशीष दिया है, अन्य हमारे आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी हमारे कार्यक्रमों में आए हैं, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसी दिशा की ओर फिर से कोरोना काल को हराते हुए हम फिर से आगे निकलेंगे। ये मेरी भावना है। मैं आपका आशीष चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा मेरे सीनियर्स का। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना ही बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो NUJ का इतिहास है और NUJ की गतिविधियाँ हैं, उनका एक खाका है वो खींच दिया, और ये केवल शब्द नहीं थे, एहसास थे, पर ये एहसास भी बड़े खास थे। मैं अब NUJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो देश भर से जो आए पत्रकार हैं और दत्तात्रेय जी हैं, उनका स्वागत करें, और जो अगले 2 दिन के अंदर हम जिन विषयों पर विचार विमर्श करने वाले हैं और जो बड़े मुद्दे पत्रकारिता के समक्ष हैं, जिनको हम सोचेंगे और विचारेंगे, उनके बारे में है कुछ उल्लेख करें। श्री मनोज मिश्रा। हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी, मंच पर बैठे मेरे साथी और NUJ के महासचिव सुरेश शर्मा जी, चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष हरीश वशिष्ठ जी, महासचिव पुंडीर जी, और हरीश जी और अमरनाथ जी में हर बार कंफ्यूजन होता है। अध्यक्ष अमरनाथ जी हैं, हरीश जी संचालन कर रहे हैं, छोटे और बड़े भाई हैं। ये पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो। और इस सभागार में मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता उपाला लक्ष्मण जी, अशोक मलिक जी, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ, अवस्थी जी, नारायण तिवारी जी, बहुत सारे लोग, सोमनाथ जी, सब लोग आए हुए हैं। आप सबका और साथियों, चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। महामहिम राज्यपाल जी का जैसा अभी सुरेश जी ने बताया, हमें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा।
और अभी इन्होंने विचारधारा और बाकी चीज़ों की बात की, मैं वो बात नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इसको किसी और रूप में भी कहा जा सकता है कि एनयूजे 1972 से और अब तक के सफ़र में जो जिनको हम दक्षिणपंथी कहते हैं, हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं, ऐसे संगठनों के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भाजपा हो, उसके सभी शीर्ष नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर और सारे लोगों ने एनयूजे को आशीर्वाद दिया हर तरह से और हमें खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा और राष्ट्रवादी, जो भी गैर वामपंथी दल हैं, उन सबका हमें लगातार आशीर्वाद और स्नेह मिला। हम सबको पता है कि हमारे एक महासचिव कपिल वर्मा जी थे, जो कांग्रेस के नेता थे, और 1972 का सफर 50 साल बाद हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं और 13 राज्यों का उल्लेख किया सुरेश जी ने। हम लोग 20 राज्यों में अपनी इकाई ठीक से संचालन कर रहे हैं और इसको बढ़ाया जाएगा। 2 दिन हम चर्चा करेंगे, कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से अभी 2-3 हैं जिस पे हमें ठीक से चर्चा करने की ज़रूरत है। एक तो अभी जो कोरोना महामारी आया और जिसने 1.5 साल तक, बल्कि हम लोगों के काफ़ी कार्यकाल को प्रभावित किया, उस कार्यकाल में समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा वो हमारी मीडिया बिरादरी पर लगा। हमारा साथी पत्रकार जो है वो स्वाभिमानी होता है, वो किसी गुरुद्वारे के लंगर में कहीं राशन बंटते हुए वो खड़ा होने में उसको संकोच है। जिन लोगों की नौकरियां गई, जिनके बच्चे अभी सेटल नहीं है, लड़कियों की शादी है, किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए आगे का जीवन कठिन हो गया। जो बीमार होके चले गए उनकी संख्या भी काफ़ी लंबी है। अभी हम लोग इस सेशन के बाद महामहिम के उद्घाटन के बाद दूसरे सत्र में उसका भी जिक्र करेंगे। बहुत साथी हमें छोड़ के चले गए, उनके परिवार और उनकी चिंता, जिनकी नौकरियां चली गई, जो छोटे अखबार खुद निकालते थे, उनके कारोबार पर संकट। एक ये इस तरह की तैयारी कि कल को फिर कोरोना जैसा या यही कोरोना का दूसरा फेज ना आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, इस पे चर्चा जरूरी हो। दूसरा जो बड़ा सवाल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम ने हमारे पूरी मीडिया बिरादरी को बर्बाद कर दिया। हम लगातार वेज बोर्ड के लिए लड़ते रहे और वेज बोर्ड लागू हो, अखबारों में ट्राईपार्टी कमेटी बने, तरह तरह के और सवाल उठा के हमने कोशिश की। महामहिम जी जब लेबर मिनिस्टर थे तब भी इनके पास हम लोग डेलीगेशन लेके जाते थे कि वेज बोर्ड हमें मिले और वेज बोर्ड लागू हो सारे मीडिया संस्थान में, ये कोशिश हो। लेकिन उससे बड़ी स्थिति अब ये हो गई है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के चलते अपना मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि जो प्रेजेंट सेटअप है, उस सेटअप में केवल प्रिंट मीडिया का जिक्र है, बाकी जो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनको सबको शामिल करके हम लोग मीडिया कमीशन बने, तीसरा प्रेस आयोग बने, ताकि उन सबकी चिंता हो बृहद ढंग से। वो लगातार हम मांग करते रहें। अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने चुनाव किया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों को नॉमिनेट किए। हम लोग उस पर भी एक रिजोल्यूशन लाएंगे और उस पर कैसे सीरियस ढंग से कि सारे नेशनल जितने पत्रकार संगठन हैं उनको, अभी सुरेश जी ने छोटा सा इतिहास बताया कि कैसे हम लोगों ने ये एक
टिपिकल विचारधारा जो मान लिया गया था कि मीडिया की विचारधारा है, लेफ्ट के लोगों को चैलेंज करने के लिए और अपने लोगों को की बातों को सामने रखने के लिए एक संगठन बनाया अपने पहले के नेताओं ने, और उस संगठन के माध्यम से हमने देश भर में पॉजिटिव ढंग से जर्नलिस्टों के हित में काम हो, इसके लिए काम किया। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सोशल मीडिया और बाकी सबको जोड़ के उनको साथ लेके चलने की जरूरत है। संविधान में भले उसको कितना मान्यता मिली हो, लेकिन हम मानते हैं कि लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है और उसके बिना कोई लोकतंत्र सक्सेस नहीं हो सकता। ये बात हर दल के नेता और खास करके जो अभी देश की सत्ता में बैठी पार्टी है, वो सारे लोग ये मानते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता के बगैर हम नहीं सरवाइव कर सकते डेमोक्रेसी को। लेकिन उसके लिए जो ठोस काम किए जाने चाहिए वो ठोस काम नहीं। हम खुद मानते हैं कि मीडिया में भी तमाम विसंगति आई है, उसको दूर करना चाहिए। कैसे हो, मीडिया स्वयं रेगुलेशन करे, रेगुलेशन भी कैसे हो, ये सब तमाम चीज़ें हम इस 2 दिन की कार्यकारिणी में भी चर्चा करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हम मीडिया की स्वतंत्रता, चूँकि आप सब की जानकारी में है, अभी महासचिव जी ने भी बताया, उससे पहले हरीश जी ने भी बताया कि कैसे हमने न केवल इमरजेंसी के विरोध में बल्कि हमारे साथी पत्रकार जेल गए, उसके साथ हमने बिहार प्रेस बिल का विरोध किया। हर देश में, दुनिया में जब भी पत्रकारों पर कोई संकट आया है, जो संगठन सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, उसका नेतृत्व किया, उसका नाम एनयूजे है। हमारा सौभाग्य रहा कि जैसा हम उल्लेख कर रहे थे कि महामहिम जी हैदराबाद के हमारे बाइनियल में आए, उद्घाटन किया, तिरुपति के एग्जीक्यूटिव की बैठक में शामिल हुए। उसी तरह हमारा सौभाग्य रहा कि देश के सबसे बड़े नेता रहे में से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे धरने में शामिल हुए। और ये सारा इतिहास हमें फिर से याद दिलाने की जरूरत है। जो प्रेजेंट लीडरशिप है, आडवाणी जी को जब बुलाया गया तब हम लोगों के अधिवेशन में आए और महामहिम जी का तो आशीर्वाद हमें मिलता ही रहा। और जैसा महासचिव जी ने कहा कि हम इस मामले में बड़े गौरवान्वित हैं कि जो देश को समझने बूझने वाले जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनका सदा से हमें आशीर्वाद मिला है। बीच में कोरोना काल है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है, इसने हमारे काम को बाधित किया। और दुर्भाग्य से हमारे इलेक्शन के बाद जब से ये नई कार्यकारिणी बनी, ये पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ जिसमें हम फिजिकली मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं है, वो सावधानी रखनी है और दोबारा फिर से वो ना आ जाए, या आए तो हमें क्या करना होगा, ये तमाम चीज़ों पर हमें चर्चा करनी चाहिए और हम इन 2 दिनों में करेंगे। आप सबकी भागीदारी होगी। जैसा कि हमें हरीश जी ने बताया महामहिम जी को कि ये केवल हमारे जो देश के लीडरान हैं उनकी बैठक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। केवल हमारे सिलेक्टेड लीडर, स्टेटों के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव के मेंबर, नेशनल ऑफिस बियरर और हमारे कुछ पुराने पदाधिकारी, इनकी हम बैठ रहे हैं। 2 दिन की चिंता करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोल के आगे आप लोगों से बैठकों में महामहिम जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका विभिन्न राज्यों से, केरल से लेकर कश्मीर तक आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए आप सबका एनयूजे की ओर से स्वागत और चंडीगढ़ इकाई की ओर से स्वागत। बस, धन्यवाद। मित्रों, मनोज जी ने वाजपेयी जी का जिक्र किया और मुझे, क्योंकि मैं उन 3 कार्यक्रमों में मैं स्वयं उपस्थित था, वाजपेयी जी जब एनयूजे के कार्यक्रमों में आए और 2 बार तो यहाँ पंजाब में, एक बार लुधियाना के अंदर बाइनियल कॉन्फ्रेंस थी और एक बार मंडी गोविंदगढ़ में बाइनियल कॉन्फ्रेंस थी। मंडी गोविंदगढ़ में जिस समय वाजपेयी जी आए उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे और जिस समय लुधियाना में आए उस समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा में। और लुधियाना का मुझे एक कुछ पुराने साथी शायद उनको याद होगा, बेअंत सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और वो भी मंच पर थे
तो वाजपेयी जी से पहले बेन सिंह बोले और वो उन्होंने क्योंकि देश भर के पत्रकार थे तो उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। तो हमारे में काफ़ी लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्रों थे उन्होंने हिंदी हिंदी है वो चिल्लाना शुरू किया कि बेन सिंह जी वो हिंदी में ही शुरू हो गए। लेकिन वाजपेयी जी है उन्होंने उसका बड़ा बुरा है वो मनाया मतलब है। और वो बाद में श्याम खोसला जी उस समय NUJ के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, वो साथ बैठे हुए थे, तो उनको उन्होंने कहा, ये वाजपेयी जी का मैंने पहली बार मतलब है उस तरह का स्वरूप देखा कि उन्होंने कहा कि ये किसी राजनेता को ऐसे बाध्य कैसे कर सकते हैं कि वो उनकी भाषा के अंदर है वो बोले। राजनेता को जो भाषा ठीक लगती है जिसमें वो कंफर्टेबल है उसके अंदर वो बोलेंगे। और आज मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, आज मैं इंग्लिश के अंदर स्पीच करूंगा। अब आप ये देखिए कि वाजपेयी जी देश के जो सबसे अच्छे वक्ता थे उनमें से थे और वो उनकी जो वाणी पे कहा था कि सरस्वती विराजमान होती थी और वो अगर अंग्रेजी में बोलते तो उसका किस तरह का मतलब प्रभाव है वो जाने वाला था। वो खोसला जी ने तब मतलब थोड़ा सा उनको दूसरे ढंग से हंसते हुए कहा कि जो वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं ना तो अंग्रेजी थोड़ी कम आती है मतलब है, वो इसलिए उन्होंने हिंदी का कह दिया, आप तो हिंदी में ही बोलना मतलब है। तो वाजपेयी जी का उस समय गुस्सा है वो NUJ के कार्यक्रम के अंदर है वो देखने को मिला। और जिस समय मंडी गोविंद के अंदर उन्होंने साइबर जर्नलिज्म स्कूल है उसका उद्घाटन किया और उस समय वो कमाल था उनका। और एक बार हमारे साथी होंगे ध्यान होंगे कि राजस्थान के अंदर बाइनियल कॉन्फ्रेंस थी, भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन ही थे, तो एक बार वो उस कार्यक्रम के अंदर आए। और क्योंकि वाजपेयी जी स्वयं भी पत्रकार थे, उनका जो जीवन है वो पत्रकारिता से ही शुरू हुआ था और राजनेता वो बाद में बने, राजनीति में बाद में आए, तो पत्रकारिता पे जब बोलते थे तो कमाल करते थे। तो ऐसे ही जो राजनेता अलग अलग राजनेता हैं, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे या अन्य दलों के थे, जैसा अभी सुरेश जी ने भी जिक्र किया और मनोज जी ने भी जिक्र किया, उनका हमें जो सानिध्य है वो प्राप्त होता रहा है। और इसी की वजह से क्योंकि हम लोग ठीक काम कर रहे थे और ठीक लोगों का हमें मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहा, आज ये संगठन है इस रूप में विकसित हुआ है। और इस संगठन को इस स्तर तक पहुंचाने में जिन लोगों ने जीवन खपा दिया, ऐसे बहुत बड़ी एक सूची कुछ के नामों का जिक्र भी किया, एक सूची हमारे बीच में है और ये पूरे देश के थे, ऐसा नहीं था कि केवल दिल्ली के थे या उत्तर भारत के थे, वो दक्षिण के भी थे, पूर्व के भी थे। ऐसे एक बड़ी जो पीढ़ी है इस संगठन को खड़ा करने के अंदर है वो खप गई। वो ऐसे ही हमने आज तय किया था कि हमारे बीच में 3 जो वयोवृद्ध हमारे जो नेता हैं NUJ के वो आने वाले थे, उनका हमें अभिनंदन करना था। वो शायद आयु की वजह से वो नहीं आ पाए या पेंडेमिक ये कोरोना है मतलब है इसका जो जैसा माहौल बना हुआ है नहीं आ पाए। मैं उनके जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट है उनसे आग्रह से उनका जो सम्मान है वो हासिल करें। उनमें 2 हमारे दिल्ली के हैं, श्री KN गुप्ता जी और अच्युतानंद जी मिश्र मतलब है। तो दिल्ली के अपने जो अगर प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हैं वो कृपा करके मंच पर आ जाए और राज्यपाल जी से उनका सम्मान है वो प्राप्त करें। श्री KN गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष भी रहे और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज एडिटर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उनका सम्मान है दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। श्री अच्युतानंद मिश्र जी उनका सम्मान है दिल्ली के महासचिव हैं अमलेश राजू जी वो प्राप्त करें। तो उड़ीसा के हमारे जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं वो आ जाए। श्री मोहंती जी हैं। श्री मोहंती जी और कैलाश जी आप आ जाइए। अभिषेक
पूरे देश के पत्रकार यहाँ पर हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उसमें से कुछ संपादक हैं और कुछ अपने अपने मीडिया संस्थानों में सीनियर पोजीशन के अंदर हैं। तो ऐसा पूरा देश यहाँ आज एक पूरे देश का एक जैसे सुगंधित गुच्छा है वो हमारे बीच के अंदर है। और मुझे कई बार ये है, हमारे में से कई लोग कई बार अपने प्रोफेशन के ऊपर है वो शंका करते हैं कि हम एक अखबार है, एक छोटा सा चैनल है, मीडिया है, वो हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर एक शेर मुझे मतलब है वो ध्यान में आ रहा है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक अखबार हूँ औकात क्या है मेरी, एक अखबार हूँ औकात क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। मतलब राहत इंदौरी है, उनका शेर है। तो वो हमारी जो क्षमता है वो एक पत्रकार होगा, एक अखबार होगा, एक मीडिया संस्थान होगा। और अगर हम सबको अगर वो ध्यान हो कि वो अमेरिका का जो वाटरगेट कांड है, स्कैंडल है, वो बहुत दो जो ट्रेनी जर्नलिस्ट थे जो बिल्कुल जिन्होंने शुरू की थी, उन्होंने पूरी सरकार है उसको बदल दिया था। तो बहुत ताकत है हमारी और इस ताकत को हम इस 2 दिन के अंदर है वो अनुभव भी करेंगे। अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको शेयर करने का मौका मिलेगा। और जिनको हम लंबे समय से सुनने के लिए बेताब हैं, जिनका मैंने वो जिक्र किया कि बड़ा तपस्वी जैसा जीवन जो तपा हुआ राजनीति के अंदर जीवन है और बेदाग जीवन है, ऐसे श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आए और हमें मार्गदर्शन है तो वो दें। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी और महासचिव श्री सुरेश शर्मा जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ श्री अमरनाथ जी और महासचिव चंडीगढ़ श्री दुष्यंत पुंडेर जी और हमारे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ जर्नलिस्ट श्री गोपाल लक्ष्मण जी और हरीश वशिष्ठ जी और सभी राज्यों से आए हुए जर्नलिस्ट बंधु बहनों, भाइयों और बहनों, और सभी पदाधिकारी सदस्यगण और पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, अपनी लेखनी के माध्यम से देश व समाज की सेवा कर रहे हैं पत्रकारों के इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत खुशी अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, देश भर में मनाया जाता है। इसके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि पत्रकार संगठन जहाँ के एक और पत्रकारों के काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय है, वहाँ दूसरी ओर उनके व्यवसायिक स्तर को उन्नत करने के लिए भी प्रयासरत है। प्रजातंत्र में प्रेस की भूमिका से आप भलीभांति परिचित है। प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज़ाद करने और राष्ट्र निर्माण में अपनी उपयोगिता की पूरी शक्ति के साथ प्रमाणित किया है। स्वतंत्र प्राप्ति के पहले पत्रकारिता एक मिशन था, एक बहुत बड़ी त्याग तपस्या के साथ काम किया है। भौतिकवाद के चलते
आज यह व्यवसाय बन गया है। इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र और निस्वार्थ सेवा से कार्य करने वाला प्रेस तंत्र तानाशाही के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन है। हालांकि अब पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने में असामाजिक तत्व, देश विरोधी संगठन, गैंग और माफिया चुनौती बन गया है। सामाजिक क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टिंग करने में तो पत्रकारों को जान हथेली में रखकर कार्य करना होता है। पत्रकारों पर हमले व हत्याओं की खबरें भी सुनने की मिलती है। ऐसी घटनाओं से पार पाने के लिए पत्रकारों का समावेशी सोच के साथ आप में संगठित होना होगा और एक पेशेवर के रूप में एक दूसरे के हितों के लिए भी काम करना होगा। इससे सरकार व प्रशासनिक व्यवस्था भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानकर और पत्रकारिता जगत में कार्य कर रहे लोगों के लिए संवेदनशील होगी। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि भौतिकवाद के इस युग में पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इस दौर में भी आपने नैतिक और मानवीय मूल्यों का भौतिकवाद से संतुलन बनाकर कार्य करना है। मैं प्रेस की आज़ादी का भी पूरी तरह से पक्षकार हूँ, लेकिन आज़ादी का मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करना, दूसरों को ब्लैकमेल करना, चरित्र हनन करना, सनसनी फैलाना नहीं है। आपने पत्रकारिता को एक स्वच्छ व्यवसाय के रूप में अपनाना है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में अनेकों युवा व्यवसायों में भविष्य तलाश रहे हैं। आपने आने वाली पीढ़ी के सामने आदर्श स्थापित करना है कि राष्ट्र समाज की प्राथमिकता को ध्यान से रखकर किस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। पीठ पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म से बचे, क्योंकि पीठ पत्रकारिता से देश और जब प्रजातंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आज सोशल मीडिया का युग है, इसलिए प्रेस शब्द का अर्थ और व्यापक हो गया है। प्रेस में सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। इस समय भारत में सोशल मीडिया के लगभग 62 करोड़ से भी अधिक यूजर्स है, यानी कुल जनसंख्या का 45% से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। और यह भी सही है कि 90% सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को प्राप्त हो रही है। ऐसे में हम सबके सामने तथ्य और तथ्यहीन सूचनाओं की प्रामाणिकता की चुनौती भी है। सोशल मीडिया के इस युग में मेन स्ट्रीम की मीडिया की जिम्मेवारी और बड़ी है। मुझे खुशी है कि आपका संगठन प्रेस की आज़ादी कायम रखने, पत्रकारों के हितों की रक्षा करने, पत्रकारिता के उच्च मानदंडों के अनुसार कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। उसके लिए मैं
आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिसकी मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में पत्रकारों की कठिनाइयों, सेवा शर्त में बदलाव आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुझे इस भी बताया गया आपका संगठन देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है और इसके लगभग 10,000 सदस्य हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक जर्नलिस्ट में रहना, वो भी राष्ट्रवादी विचार से रहना, ये देश के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। प्रिय साथियों, प्रजातंत्र में प्रेस सरकार एवं लोगों के माध्यम एक सेतु का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास तथा कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने तथा जन साधारण की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। केंद्र और राज्य सरकार ने भी आपको काम करने के लिए अच्छा वातावरण देने की कोशिश की है। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन शुरू की है। इसके साथ प्रेस मान्यता के नियमों में भी ढील दी गई है ताकि मेन स्ट्रीम में कार्य करने वाले मीडियाकर्मी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों का सामूहिक बीमा करवाया हुआ है। इसके अलावा मीडिया कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसमें सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकार दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को तथा ज़रूरतमंद व बीमार भी प्रदान कर रही है। आप लोगों ने कोरोना काल में पहली लाइन में रहकर अपने जान की परवाह न करते हुए जिस प्रकार रिपोर्टिंग की है, बहुत ही अद्वितीय है। आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स में आप लोग भी हैं, इसलिए मैं सारे पत्रकार समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना में आप लोगों ने जो वार्ताएं बताई, आप लोगों ने जो सच्चाई दिखाई, उससे जनता को अच्छा प्रेरणा मिली है। एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। देश में सबको जागरूक करने में और देश को सब लोगों को जिस नियमों को पालन करने के लिए नीचे स्तर तक आदमी तक पहुंचाने के लिए मीडिया ही बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। मेरा मानना है प्रेस और पत्रकार बंधु जो सरकार की त्रुटियां और गलतियों को रेखांकित करता है, वो सरकार के सच्चे मित्र और हितैषी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार के महत्वपूर्ण काम को प्रेस और आप सब पत्रकार बंधु सरंजाम देते हैं, उसके दृष्टिगत आप सब सर्वत्र सम्मान के पात्र है। लेकिन इसके साथ ही आपकी जिम्मेवारियां भी उतनी ज़्यादा है। इसलिए प्रेस को बिना किसी लाग लपेट के निर्भय होकर आपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे और भी खुशी है, देश में जितने भी भ्रष्टाचार के कांड है उसको बाहर लाने में हमारे पत्रकारिता और पत्रकार लोगों ने जो काम किया है, उसके लिए मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य में हो, देश में हो, जैसे
बोफर्स का कांड है, वैसे ही बहुत से जो है ऐसे करप्शन के जो स्कैंडल्स है उसको उजागर करने में अपने जान को भी बाजी लगाते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने जो काम किया उसके लिए मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ और उनको सारा देश उसके ऊपर चर्चित किया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी किया गया है। तो इसलिए पत्रकारिता समाज में स्वच्छता बनाने में, समाज को सेवा भाव निर्माण करने में और समाज को चल के ले जाने में बहुत ही काम कर सकती है। पत्रकारिता ऐसा है जो जैसी चाकू रहती है, जो चाकू रहती है दो काम कर सकती है, दो काम कर सकती है। एक तरकारी को भी काट सकती है और दूसरों को भी ख़त्म भी कर सकती है। तो इसलिए पत्रकारिता राष्ट्र के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के बिना दूसरा कोई नहीं है, ऐसा संकल्प लेकर जागना ही बहुत ही खुशी होता है। इसके लिए मैं विशेष करके आपका जो संगठन है जो योगदान किया है और इसके लिए आप लोगों का जो प्रामाणिकता बना हुआ है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। फिर मुझे दो बातों के ऊपर, एक जो है जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। किसी भी पत्रकारिता को, किसी भी मीडिया को, किसी भी संस्था को भी विश्वसनीयता बहुत ज़रूरत है। एक बार विश्वसनीयता बनेगी, लोगों का भरोसा होगा। विश्वसनीयता नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अभी एक पेपर में आता है, लगता है कि भाई ये सच है, लोगों को लगता है कि भाई ये सच है। मैं तो रोज़ एक 8-10 पेपर पढ़ता हूँ। 8-10 पेपर पढ़ने के बाद लगते रहता है भाई कौन से पेपर से क्या लेना। यानी पेपर जो है इट इज न्यूज़, NEWS, न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। न्यूज़ मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इट इज नॉट व्यूज़। हमारे व्यूज़ बताना चाहिए। आजकल हमारे व्यूज़ ज़्यादा हो गए, न्यूज़ कम हो गए। न्यूज़ बढ़नी चाहिए, न्यूज़ बढ़नी चाहिए, अपना व्यूज़ कम होना चाहिए। आज अपने व्यूज़ से जो है प्रेरित करने का कोशिश चल रहा है। ये समाज के हित में नहीं हो सकता, समाज के हित में नहीं हो सकता। न्यूज़ शुड बी फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और फैक्ट्स ऐसे हैं, फैक्ट्स को ऐसा माना जाता कि बहुत ही महत्व दिया जाता है। फैक्ट्स आर ऑलवेज सैक्रेड, फैक्ट्स आर सैक्रेड। फैक्ट को कोई बदल नहीं सकता, फैक्ट इज ए फैक्ट। आप कितना भी आर्गुमेंट कीजिए, फैक्ट इज ए फैक्ट। तो इसलिए फैक्ट एंड फिगर्स, इसको भी हम थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है भारत, मैं आप सब लोगों से, पत्रकार बंधुओं से मैं अपील करने के लिए भी आया हूँ। आज देश को दुनिया के अंदर जो बदलती हुई परिवेश में इस देश को दिखाना पड़ेगा। भारत जो है बहुत आगे जा रही है,
भारत ऐसा नहीं है, पिछड़े हुए राज्यों, पिछड़े हुए देशों में है। हम सब लोग विश्वास के साथ और बहुत खुशी के साथ कहना पड़ेगा कि अपने देश में कोरोना काल में जो समाज सारा एक होकर जो कोरोना के ऊपर जो संतुलन प्राप्त किया, जो विजय प्राप्त किया, उसके लिए सारा समाज को बधाई देना पड़ेगा। सारे नियमों को पालन करके सारा कोरोना के ऊपर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत देश ऐसे हैं अभी भी कोरोना वैक्सीनेशन मिलने के बाद भी वो अभी भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं पा सक रहे, लेकिन भारत में वो हम रिजल्ट पा रहे हैं। और खुशी के साथ मैं कहूँगा, भारत एक ऐसी देश है, पहली बार इतने बड़े साइंटिस्ट देश विदेशों में होंगे, लेकिन वैक्सीनेशन का जो फाउंडेशन किया, वैक्सीनेशन का जो रिसर्च में जो है प्राप्त किया, वो पहला देश है, भारत है। वो सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है। इसके लिए हम बहुत गर्व है। Our scientists are very sharp. Our scientists are very far reach. ऐसे इसको हम बताना चाहिए। ऐसे नहीं, भारत आज अपने भारत में ही वैक्सीनेशन नहीं, 90 कंट्रीज को हमने वैक्सीनेशन दिया है। भारत का चित्र बदल रहा है। तो इसलिए मैं पत्रकारिता लोगों से यही बात कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो बदलती हुई चित्र है, इसको बताने के लिए आप लोग बहुत कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सरकार के जो भी विफलता रहते वो भी बताना चाहिए। बताने से ही सरकार को मालूम होता है। कोई डरने की जरूरत नहीं, निस्संदेह से बताना चाहिए कि ये फलाना जो प्रोजेक्ट किया गया है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन इसमें ये नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई। आप बताना चाहिए। बताने से आप सरकार के मित्र बनेंगे, सरकार के जो है आप ये नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से और देश को और आगे बढ़ाने में, नए नए इनिशिएटिव जो आ रहे हैं, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज को ग्रामीण स्तर तक ले जाना पड़ेगा। तब तक ग्रामीण भारत नहीं बदलेगा, भारत नहीं बदलेगा। तो इसलिए आप लोग जो बदलता हुआ भारत है वो ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों को जितना पहुंचेगा, और वो भी जो है आप लोग जैसा कोरोना काल में जो विषय बताया उससे सरकार ने जगा हुआ है। तो वैसे ही अभी भी जो है आप लोग सरकार का जो भी कार्यक्रम है निष्पक्षपात से और उसका आकलन करके अच्छा ये करना है। और अंत में और एक बार मैं आप सभी लोगों को, देश से आए हुए सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को आप इस कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए नेशनल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पुनः बधाई देता हूँ। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को पुनः बधाई देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके आप लोगों को मैं भोजन के लिए बुलाया, इसलिए बुलाया आप लोगों से बातचीत करना है, सुनना है, सुन के हम लोग कुछ अच्छे काम, अच्छे इनिशिएटिव लेना है। आप जनता के बीच में रहते हैं, जहाँ आप लोग जो है योर मीडिया इज लाइक ए मिरर, मेरे को देख लेना है तो मिरर में देख लेना है। और दूसरी बात भी मैं बताता हूँ, मीडिया इज माई शेड,
मीडिया इज माई शेड। मैं जहाँ चल रहा हूँ मेरा शेड रहता है, मैं जहाँ गया मीडिया रहता है। तो इसलिए मीडिया इज माई शेड। शेड मीन्स पॉलिटिकल लीडर का, कोई भी राजनीतिक नेता हो, कोई समाज भी काम करने वाला हो, उसको उसकी जो है नीड़ा क्या बोलते हैं उसको, शेड को छाया उसका प्रतिमा दिखती है, प्रतिमा दिखती है। इसलिए ये दो बातों को हम नहीं बोलेंगे। मीडिया इज अ मिरर एंड मीडिया इज माई शेड। तो इसलिए मीडिया को बहुत पवित्र रूप में रखना चाहिए और मीडिया को और उच्च स्तरीय स्टैंडर्ड्स में ले जाना चाहिए। उसके लिए आप लोग ही आपका जो है कोड बना लेना पड़ेगा। एक कोड बनाना शायद है कोड होगा, रहता है, हर संस्था को कोड रहता है। कोई सरकार मीडिया के ऊपर प्रेशर करके मीडिया को दबाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। मीडिया स्वतंत्रता रहना चाहिए, मीडिया को आज़ाद रहना चाहिए और पत्रकार लोगों को भी सुरक्षा होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मीडिया प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया सिग्निफिकेंस वी कैनॉट अंडरएस्टिमेट। तो इस परिप्रेक्ष्य में अपना जो नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन बहुत ही जो है देश के लिए काफ़ी आप लोगों ने बलिदान किया, देश के लिए जो है काफ़ी योगदान दिया। उसके लिए और एक बार आपके अपना यूनियन को अपने सारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी सब लोग, महासचिव सब लोगों को और एक बार और मुझे रिक्वेस्ट भी है मेरा, आप लोग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। मैंने यहाँ देखा 3 महिलाएं मीडिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए। जितना महिलाओं का भागीदारी बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। महिला चाहे वहाँ शुभ है। तो इसलिए महिलाओं को आगे आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं मीडिया में देख रहा हूँ, लेकिन और बढ़ना चाहिए महिलाओं का भागीदारी बढ़ना, अपने और भी जो है थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ाना। ये 2 बातें मैं और एक बार सूचित करते हुए मुझे जो आप लोगों ने बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए और एक बार धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मीडिया अगर अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको बरकरार नहीं रख पाया, पत्रकार विश्वसनीयता है उसको बरकरार नहीं रख पाया, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो अखबार है या चैनल है वो बंद हो जाएंगे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारा ये क्षेत्र है जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे ऐसे संपादक हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस विश्वसनीयता के लिए या दत्तात्रेय जी ने जो राष्ट्र हित की बात की उसके लिए बलिदान दिए। मतलब पंजाब केसरी यहाँ का एक बड़ा अखबार है, उसके 2 संपादक हैं जिनकी टेररिस्ट है उन्होंने हत्या की, क्योंकि वो एक सच लिखते थे और सच को सुनना कोई पसंद नहीं करता। और ये रोज लगभग हम देखते हैं भी अखबारों में, कभी हरियाणा सरकार है कभी पंजाब सरकार है, वो अखबारों के एडवर्टीजमेंट बंद कर देती है क्योंकि जो उसमें लिखा जा रहा है वो उसे पसंद नहीं आता मतलब है। तो वो एक प्रेशराइज करने का एक तरीका होता है, लेकिन अखबार है या मीडिया है अपनी बात कहने से कोई गुरेज नहीं करता। मतलब मैं एक जो दत्तात्रेय जी ने बात कही वो फिर बड़ी मुझे खुशी है कि दत्तात्रेय जी ने उसका उल्लेख किया। वे हरियाणा सरकार पत्रकारों को जो सुविधाएं देने में पाइनियर है। मतलब वो जैसे पत्रकारों की 10,000 रुपये पेंशन है वो शुरू किया, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है और साथ में हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। मतलब वो जो हेल्थ कार्ड है भाई वो जो पत्रकार उसको दे दिया जाएगा, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका एक फ्री वहां पर ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। मतलब और इस संबंध में श्री अशोक मलिक जी ने एक मेमोरेंडम भी तैयार किया था। अगर वो तैयार हुआ है तो मैं अशोक मलिक जी से आग्रह करूंगा कि वो राज्यपाल महोदय हैं उनको वो मेमोरेंडम भी प्रदान करें
दीपक जी और अशोक मलिक जी हैं। वो हरियाणा सरकार के लिए कुछ पत्रकारों के लिए जो स्कीम शुरू की है उसमें कुछ संशोधन है, उसके लिए एक मेमोरेंडम है। धन्यवाद दत्तात्रेय जी। अब मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है अपने संपन्न होने की तरफ है, और मैं अपने जो महासचिव हैं चंडीगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, हमारे द ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं श्री दुष्यंत पुंडीर जी, उनसे आग्रह करूंगा कि औपचारिक धन्यवाद के लिए आए। श्री दुष्यंत पुंडीर जी। His Excellency the Governor of Haryana, senior leaders of NUJI and friends from Chandigarh media fraternity. I have a pleasant duty before we break for lunch. On behalf of the National Union of Journalists India and on behalf of the Chandigarh Journalists Association, I rise to thank His Excellency the Governor of Haryana for kindly accepting a request to inaugurate this meeting of the National Executive of the National Union of Journalists. Being attended by leaders of working journalists across India, this has been our pleasure to host the NUJI leaders for the second time in the last 4 years. I thank the leaders of the NUJI from almost all affiliated unions of the organization. We are meeting after a gap necessitated by the COVID pandemic. Some of our leaders have had to miss this opportunity to discuss the state of media in India. Our professional and organizational challenges we hope to catch up using the online platform. Let me also thank the leaders of the vibrant journalist community of the City Beautiful and Chandigarh Press Club who have joined us today, and we will be interacting with our outstation leaders during this two-day meeting. I owe my thanks to the team of NITTR who allowed us to use this beautiful and well-maintained campus. Last and no less important, I thank the devoted team of Chandigarh Journalists Association leaders and volunteers who made this meeting possible. Thank you everyone. Thank you all. I request you all to join us for lunch at Haryana Raj Bhavan, where we will have another opportunity to meet the Honorable Governor for some informal interaction and enjoy the Raj Bhavan hospitality. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।